हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के 2022 का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से करना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे, वो भी मैं आप सभी को अंत में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्री बोर्ड पेपर हैं, ओरिजिनल पेपर हैं या जितने भी टाइप्स के मॉडल पेपर हैं, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा तैयारी करवाया जाता है और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से 90% स्कोर किया जाएगा वो भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है। तो वीडियो क्या करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना। चलिए इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को एनर्जेटिक और ऊर्जावान बनाने के लिए आप सभी के सामने एक मोटिवेशन क्वेट्स प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि आप सभी को ऊर्जावान करने में हेल्प करेगा। मोटिवेशन कोट्स इस प्रकार है कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो अगर आप सभी कोई बड़ा काम करने के लिए सोच रहे हो तो उस काम के हिसाब से आप सभी को तकलीफ और संघर्ष करना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि बोर्ड के पेपर में इस पूरे सामाजिक विज्ञान के पेपर को किस तरीके से हल करोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और बोर्ड के पेपर में आसानी से 90% स्कोर कर सको। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी आपका टाइमिंग दिया रहेगा, आपका यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग दिया रहेगा और इसमें जो आपका 15 मिनट मिलेगा प्रारंभ के प्रश्न पत्र पढ़ने का, 3 घंटा पूरे पेपर को हल करने का। और सभी लोग जानते हो कि आपका जो पूर्णांक होगा 70 नंबर का इस बार पूछेगा। और अब की बार जो पेपर का पैटर्न होगा थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज इस प्रकार से हुआ है कि आप सभी को टोटल 20 MCQ पहले हल करना है, वो भी OMR सीट पे। तो कैसे करना है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तकलीफ की बात नहीं है। आओ सबसे पहले इस पूरे मॉडल पेपर का सलूशन देख लो कि कैसे पूछेगा। तो सबसे पहला जो खंड क है ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें 6-7 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझो किस तरीके से बोर्ड के पेपर में करोगे अपने आंसर शीट में। बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन है और इसको आंसर शीट में कैसे करना है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है इसके बारे में लिखना है। ऑप्शन है कि सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेल्जियम मॉडल की ये प्रमुखता थी, ये विशेषताएं थी कि सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। लेकिन आपको करना कैसे है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया होगा और इसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, क ख ग और घ। क को क्या करना है, आप सभी को इस तरीके से गोला कर देना है। क्या करना है, इस तरीके से गोला कर देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रॉले टेक ये नहीं होगा, जालियांवाला बाग ये भी नहीं होगा। अगला यहाँ पे ऑप्शन समझ सकते हो क्या बोला जा रहा है। अगला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, तो ये भी नहीं होगा। होगा कौन, चौरी चौरा कांड वाला। तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन यानी कि असहयोग जो आंदोलन था उसको क्या कर दिए, स्थगित कर दिए, रोक दिए। तो करना क्या है आप सभी को, इस घ वाले ऑप्शन को पूरा बढ़िया से ब्लू या ब्लैक पेन से कलर कर देना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये है कि 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो विक्टर इमैनुअल ये नहीं होगा, बिस्मार्क ये भी नहीं होगा, काबूर ये भी नहीं होगा, विक्टर इमैनुअल सेकंड बना था। तो इसको क्या करना है, ऑप्शन वाले ग को क्या करना है, बढ़िया से टिक कर देना है। ठीक, गोला कर देना है यहाँ पे कि आपका ऑप्शन दिखे ना। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक थी
उसकी रचना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसी मॉडल पेपर में से आप सभी को अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन ये है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा। फ्रांस प्रथा युद्ध के दौरान जो जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हो गया था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाषाओं को भारतीय संस्कृति की किस अनुसूची में रखा गया है? ठीक, 7वीं, 10वीं, 8वीं और 9वीं। तो मैं बता दूं कि जो भी भारतीय संस्कृति है, जो या जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो भी लैंग्वेज है, भाषा है, उन भाषाओं को अनुसूची 8वीं के अंतर्गत रखा गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन समझ सकते हो, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पे समझ सकते हो अंकित किया गया है। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करिए कि गांधी जी ने किस तरीके से, यहाँ पे समझ सकते हो। देखो बहुविकल्पी मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, इसी तरीके से हल करना है। तो आप सभी को ये वाला प्रोसेस क्या करना है, नहीं करना है। आप सभी को OMR शीट मिलेगा, क्या 20 क्वेश्चन का OMR शीट मिलेगा। आपको क ख ग घ जो सही है उसको क्या करना है, गोला कर देना है इस तरीके से। लेकिन अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए आप सभी को करना पड़ेगा बाबू, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो, 7वां कर रहे हो। और इसके बारे में समझा दे रहा हूँ कैसे करना है। बोल रहा है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन कौन कौन से होते हैं, उनको क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक, आइए उल्लेख करते हैं। तो जो सबसे पहला सत्याग्रह था, आंदोलन था, वो था चंपारण वाला, चंपारण सत्याग्रह। ठीक, चंपारण सत्याग्रह ये कब किया गया था? तो सन 1917 ईस्वी के दौरान किया गया था। तो बस खाली इतना लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। और दूसरा आंदोलन का नाम लिख दो, सत्याग्रह का नाम लिख दो कि खेड़ा सत्याग्रह। क्या लिख दो, खेड़ा। अब ये कब चलाया गया था? तो सन 1918 ईस्वी के दौरान, 1 साल बाद। तो चंपारण वाला 1917, खेड़ा वाला 1918 ईस्वी में लिख दोगे, 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, इसी तरीके से लिखा गया है, 1-1 नंबर पा गया है लड़का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये है कि लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण बताइए। तो जो सबसे पहला कारण ये है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। कब? लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत। लोकतांत्रिक जो शासन होता है ये इसलिए लोकप्रिय माना जाता है क्योंकि इसमें जो सभी व्यक्ति होते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होता है। और जो अगला पॉइंट है आप ये लिख सकते हो कि व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। आपको सामाजिक जीने का अधिकार है, आप राजनीतिक जीवन भी जी सकते हैं या धार्मिक जीवन भी जी सकते हो, कोई आपको रोक छेक नहीं है। तो दोनों पॉइंट लिख दोगे, 2 नंबर पक्का मिल जाएगा यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। कौन कौन से देश है भाई? तो कहाँ पर बोल रहा है? उत्तरी पूर्वी सीमा पर। तो उत्तरी पूर्वी सीमा पर यानी कि इधर आओगे, तो इधर आओगे तो सबसे पहले आ जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आ जाएगा नेपाल। तो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों लिख दो, आपको यहाँ पे 2 नंबर पक्का मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये है कि लघु उत्तरी क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी? मरियान और जर्मेनिया कौन थी? उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? तो क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना, कर लेना। अगर ये नहीं आ रहा तो ये भी कर लेना कि रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो इसमें इस आंसर शीट में रॉलेट एक्ट वाला किया गया है। तो लिखेंगे कैसे? प्रश्नोत्तर संख्या 10वां और यहाँ पे लिख दोगे अथवा, और यहाँ पे हेडिंग लगा के बढ़िया से ब्लैक पेन से लिख दोगे या स्केच से कि रॉलेट एक्ट। अब समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। तो सन 1919 ईस्वी में पारित ऐसा कानून होता है जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के या संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उनको काले पानी की सज़ा भी इसी एक्ट के दौरान दिया जा सकता था।
समझ गए कि नहीं। और गांधी जी ने इसका भरपूर विरोध किया और विरोध सफल भी रहा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख करिए, या ये भी लिख सकते हो कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ, शासन के जो भी विभिन्न अंग हैं, आवश्यक अंग हैं, उसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच जो बंटवारा हो जाएगा, सबसे पहला ये हो जाएगा सरकार के विभिन्न स्तरों का बंटवारा हो जाएगा। और अगला जो पॉइंट आ जाएगा, आप हेडिंग बना के लिख सकते हो कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा हो जाएगा। तो आप इतना तरीके से लिख सकते हो कि वर्तमान की 3 चुनौतियों को लेकर आप इस तरीके से कर सकते हो, और इसमें 2-2 लाइन लिख दोगे, आपके यहाँ पे पूरा नंबर 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको समझते हैं। ये बोर्ड के पेपर में सीधा 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों के उल्लेख कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त एग्जाम्पल भी दीजिए। तो ये कैसे होगा? आर्थिक विनिमय मतलब हम जो भी आदान प्रदान कर रहे हैं विदेशों से, तो कैसे कर सकते हैं? एरोप्लेन के माध्यम से, रोडवेज के माध्यम से, या समुद्री के माध्यम से, समझ गए। तो इस तीनों तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या ये भी कर सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 कारण का उल्लेख करिए, 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक कर लो, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन ये है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, या सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख लिखिए। आइए समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है भाई। तो किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाती है। क्या बोलेंगे कि किसी देश में शासन चलाने के लिए समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा जो होता है, उसी को हम बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। और यह इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि सबका समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सके, छोटा हो बड़ा हो, छोटे जाति का हो बड़े जाति का हो, गरीब हो अमीर हो, सत्ता की साझेदारी से सबका मान सम्मान मिल सके और सबका जितना अधिकार है अपने अधिकार के हिसाब से वो जीवन यापन कर सके, जीवन जी सके। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब ये इसका कारण क्या है भाई, ये क्यों आवश्यक है, कारण लिखना है, ठीक ना। किन्हीं 2 कारण का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हो कि समान अधिकार प्राप्त न होना। आप सभी लोग देख रहे हो कि जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं या जो लड़कियां हैं, लड़कों के हिसाब से उनको अधिकार नहीं मिल रहा है शिक्षा के मामले में। तो कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी आवश्यक है कि भैया आप सभी लोग जागरूक होइए, और बच्चे जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उससे ज़्यादा कहीं आज लड़कियाँ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगला पॉइंट लिख सकते हो भेदभाव। छोटे वर्ग के लोग हैं उनसे बड़े वर्ग के लोग भेदभाव करते हैं, तो ऐसा ना हो सके, इसको हटाने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है कि मानचित्र संबंधी कार्य। तो मानचित्र कैसे करोगे इसको समझ लेते हैं। कि वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड है, तो कहाँ पे हुआ? तो सबसे पहले ये समझ लो, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। लेकिन इसको मानचित्र में दिखाना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप सभी लोग उस वीडियो के माध्यम से देख लेना, समझ लेना। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर इसका ऑलरेडी वीडियो बना कर रख दिया गया है, ठीक ना। लेकिन फिर मैं 2023 में कैसे करना है वही मैं आप सभी को दिखा दूंगा, बता दूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। अब चलिए अगले खंड की तरफ मुड़ते हैं। खंड ख जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें भी 6 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो सभी को पता है, सभी बच्चे को पता है कि सीढ़ीदार मतलब सोपानी खेती कहाँ पे की जाती है? उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड में क्यों की जाती है बच्चों? ये उत्तराखंड में इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के जो एरिया है पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ तो समतल होगा नहीं, और सब जब पहाड़ समतल नहीं होगा तो पहाड़ को काट के वहाँ पे खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है, ठीक है, जो कि पानी ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है। समझ गए कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल कौन है भाई?
दाल, मोटे अनाज, कपास, चना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। करना कैसे है? इस तरीके से। लेकिन आप सभी को 2023 के बोर्ड पेपर में आप सभी को यहाँ पे क्या मिलेगा? OMR शीट मिलेगा। जब OMR शीट मिलेगा तो करना क्या है? आप सभी गो वाले ऑप्शन को पूरा बढ़िया से रंग देना है, कलर कर देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि झारखंड में स्थित कोडरम निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह का, तांबा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं कि ना? तो समझ रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ठोक दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। सही बता रहे हैं। मॉडल पेपर जाना दुकान पे से निकलवाना, लेके आना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, एडिट करना, आप लोग शेयर नहीं करते हो ना लाइक करते हो। गजब हो यार तुम लोग। हाँ चलो समझते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा मतलब कारी मिट्टी, समझ गए नहीं? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। सॉरी, महाराष्ट्र में तो पाई जाती है, गुजरात में नहीं पाई जाती है, राजस्थान में ना, झारखंड में भी नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र, यानी कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI के फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI में भारत का स्थान कौन सा है? इसके बारे में बताना है। 120वां है कि 130वां है, 180वां है कि 190 स्थान पे है? तो HDI में जो इंडिया का प्लेस है वो आपका कौन सा है? 130वां नंबर पे है। कौन सा नंबर पे? 130वां नंबर पे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारत आय की दृष्टि से कैसा देश है, कैसा राष्ट्र है? उच्च आय वाला वर्ग ना होना, मध्यम आय वाला वर्ग यही सही हो जाएगा, निम्न आय वाला वर्ग ना, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया जो है इनकम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ इनकम, ये जो है मध्यम आय वाला देश है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी 2 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि जैव और अजैव संसाधन में 2 अंतर बताइए। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं भाई, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। लिखना इस प्रकार है कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है उसे हम जैव संसाधन बोलेंगे। जैसे मनुष्य हो गया, प्राणी हो गया, जगत हो गया। लेकिन अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं या बने होते हैं, जैसे कि चट्टान या सभी प्रकार के धातुएं, अजैव संसाधन। समझ गए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के बारे में बोल रहे हैं। GDP बहुत ही बढ़िया से आप लोग जानते हो। GDP के बारे में कौन नहीं जानता है, कौन नहीं सुनता है, ठीक ना। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है भाई? तो हम अपने देश में कितना सामान का निर्माण कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, क्या हानि हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम बताइए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? छिपी बेरोजगारी। ये आप सभी को दिखाई नहीं देती है। कहने का सेंस ये है, जैसे मान लो कि 10 आदमी का काम है, 10 आदमी काम करने में बढ़िया है, कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 आदमी को और बढ़ा दिया गया उसी काम को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो 2 लोग हैं वहाँ पे बेरोजगार ऐसे हैं जो आप सभी को डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। 10 आदमी का काम 12 लोग कर रहे हैं, कहाँ भाई? तो छिपी बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में लिखना है। या ये है कि किसी पेय फसल का नाम लिखिए, ठीक ना। उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण भी लिखिए। पेय फसल मतलब काफ़ी, चाय, कहवा, सब क्या है? पेय फसल है। तो इसके बारे में इसका नाम लिखना है, एक कहीं का लिखना है, और इसको कैसे कैसे उगा सकते हैं इसके बारे में लिखना है कि ये सब जो भी पेय फसल होते हैं कहाँ पे होते हैं? पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जैसे उत्तराखंड में सोपानी खेती के माध्यम से, सीढ़ीदार खेती के माध्यम से होता है। पूरा बढ़िया से छाप के लिख देना है, 3 नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक व संक्षिप्त का वर्णन भी करिए, परिचय भी लिखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से, इसके बारे में लिखना है। या ये लिख सकते हो कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, और संक्षिप्त इसका विवरण करना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन समझो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इनकी 5 विशेषताओं को लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहने का सेंस क्या है जानते हो? अपना बाजार ना,
अब जो इंडिया होगा बाजार करने कहाँ जाएगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो ये क्या हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मार्केट हो जाएंगे। और वहाँ के भी लोग अगर इंडिया में आते हैं तो हम इसका क्या करते हैं? मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो जाएगा। इनकी 5 विशेषताएँ क्या होती है भाई? कि अगर वही कोई भी सामान है अपने यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप जाओ विदेश से खरीद। जिससे राफेल वगैरह खरीदना है तो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से आता है। या कोई बड़ी बड़ी हथियार जो आती है इसी इंटरनेशनल मार्केटिंग के माध्यम से आता है। ये कर सकते हो कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन और सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? किसी 2 का वर्णन करो। तो सबसे पहले यहीं भी बता दिया, स्थल और सड़क दोनों के बारे में छाप के लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईजी है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। या ये कर सकते हो कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन का अपने शब्दों में व्याख्या करिए। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा जाता है। अब आइए मानचित्र को समझते हैं कि मानचित्र क्या होता है। तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करना था। पश्चिम बंगाल कहाँ पे पाया जाता है सबसे पहले आपको मानचित्र में देखना है। और ये पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है उसके बारे में लिखना है। तो उसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क है, यहाँ पे लिख सकते हो। और ये इसको इस साइन के थ्रू दर्शा सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर बने बांध, तो कौन सा बांध बना है? तो सरदार सरोवर बांध बना है जो कि गुजरात में है। और महानदी रायपुर में है और इसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। झारखंड का कोयला का क्षेत्र, झारखंड मतलब झरिया सभी को पता है, और झरिया को इस डेल्टा के थ्रू डिनोट करना है। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन जो कि कांडला और हल्दिया का पतन है, उसके बारे में इस चिन्ह के इस रेक्टेंगल के हिसाब से आपको दर्शा देना है। तो मानचित्र के लिए आप लोग सभी डिस्टर्ब मत होना, मानचित्र के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा और जल्द ही उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। क्यों करना? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से देख सकते हो पूरे यहाँ पे देखो, अगली वीडियो के माध्यम से गणित का साल वगैरह आऊँगा, फिर यहाँ पे देखो संस्कृत का, और यहाँ पे देखो ये देखो साइंस का, विज्ञान का, देख रहे हो ना, सारा का सारा A to Z मॉडल पर करवा दूंगा कि बोर्ड में आप धाई मारोगे क्या 90%। कैसे 90% स्कोर कर सकते हैं, पूरा बढ़िया से स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।